साथियों नमस्कार। आज हम गुरुकुल ज्ञान गंगा चैनल में भारत का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर के आए हैं। अभी तक हम भारत के भूगोल की वीडियो सीरीज पढ़ रहे हैं, तो ये जो वीडियो है ये कंटिन्यू हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने भारत के परिचय को पढ़ा है, तो परिचय में जितनी सारी चीजें थी आई होप कि आपने वो सभी वीडियो देख ली होंगी। तो आज हम शुरू कर रहे हैं भारत का भूगर्भिक इतिहास वाला एक इंपॉर्टेंट चैप्टर। देखिए ये जो चैप्टर है ये बहुत डिफिकल्ट है। यदि आप इसे अच्छे तरीके से एक बार यदि पढ़ लें तो आपके दिमाग में सभी चीज क्रमबद्ध तरीके से बैठ जाएगी। तो ये आज का टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लास्ट तक बने रहेगा वीडियो में। मैं यकीन दिलाता हूं कि आपको इसके अलावा अन्य सोर्स से पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का भूगर्भिक इतिहास के बारे में, यानी भूगर्भिक इतिहास। अब ये थोड़ा सा अलग सा है, यहां पर इतिहास भी जुड़ा हुआ है और भूगर्भ शब्द भी जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये मत समझिए कि कोई हिस्ट्री है। एक्चुअल में ये है क्या, जो भारत का भूगर्भ है। भूगर्भ का मतलब है भारत का लैंड, या जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर भारत का जियोलॉजिकल कैसा है। स्ट्रक्चर, जियोलॉजिक का मतलब है भूगर्भ के अंदर की स्थिति। भूगर्भ यानी पृथ्वी के अंदर का जो भाग है वह भारत का कैसा है। अब ये जो भूगर्भ के अंदर का भाग है ये भारत का ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व का लगभग समान ही होगा। यानी हो सकता है उसके अंदर जो मिनरल्स हैं या चट्टानों की प्रकृति है, या हो सकता है चट्टानों की जो व्यवस्थाएं हैं वो अलग अलग हो सकती है। तो बेसिकली हम ये जान लेते हैं भाई भूगर्भ क्या चीज है, यानी भूगर्भ किसे कहते हैं। धरती के अंदर, यानी धरती के अंदर कैसी स्थिति है। अब इसे पढ़ने से फायदा क्या है, धरती के अंदर का जो भूगर्भिक स्ट्रक्चर भारत का है या अन्य देशों का है उससे हमें बाहरी बनावट के बारे में पता चलता है। यानी आज हम जो भारत के ऊपर जो पर्वत देख रहे हैं, या जो हम मैदान देखते हैं, या जो हम पठार देखते हैं, या आप इस तरीके से तटीय मैदान इस तरीके से क्षेत्र देखते हैं, या भारत के जो दक्षिणी हिस्से में जो समुद्र है या महासागर है, तो ये जो सब कुछ दिखता है इसके पीछे कहीं ना कहीं भूगर्भिक इतिहास ही एक कारण होता है। इसलिए हमें जानना जरूरी है भाई भूगर्भ के अंदर का स्ट्रक्चर समझना। देखिए तो इस भूगर्भ के अंदर क्या क्या चीजें पड़ी जाती है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है जो इसके अंदर चट्टानों की बनावट एक, यानी चट्टान किस प्रकार से बने हुए हैं इस धरती के अंदर। धरती के अंदर भी चट्टान बने हुए हैं, ऐसा मत समझिएगा कि धरती के ही बाहर चट्टानें हैं, धरती के अंदर भी हैं। और उन चट्टानों का क्रम कैसा है। क्रम का मतलब है एक जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से चट्टानें बनी हुई होती है धरती के अंदर। उसके बाद उनकी प्रकृति कैसी है, चट्टानों की प्रकृति यानी बनावट कैसी है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट आ जाता है चट्टानों की व्यवस्था। और इन सभी चीजों को भूगर्भिक इतिहास में लिया जाता है, यानी भूगर्भिक स्ट्रक्चर है ये, यही एक स्ट्रक्चर होता है किसी भी लैंड का। ये एक स्ट्रक्चर होता है चट्टानों की बनावट, क्रम और चट्टानों की प्रकृति और व्यवस्था। ये किसी भूखंड की प्रकृति होती है या ये किसी भूखंड का स्ट्रक्चर होता है। यही हम भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ते हैं और इसी को क्या कहते हैं, भूगर्भिक संरचना। तो इसका मतलब ये सब कुछ जानने के पीछे का रहस्य क्यों है और क्यों जानना है, ताकि हम पर्वत, मैदान, पठार, तटीय ये जो क्षेत्र हैं ये किस प्रकार से बने हुए हैं ताकि अच्छे से समझ पाएं। तो ये जानना बेहद ही जरूरी है। ये बनावट है या चट्टानों की बनावट है, चट्टानों का क्रम है, चट्टानों की प्रकृति है और व्यवस्था है, ये किस कारण से होता है, भूगर्भ के अंदर किन कारणों से होता है, जो कि बाहर भी परिवर्तित हो जाती है या बाहर भी दृष्टिगत होती है। धरती के बाहर भी उस प्रकार के स्ट्रक्चर दिखते हैं। जैसे धरती के अंदर कुछ व्यवस्थाएं होगी या कुछ क्रियाकलाप गतिविधियां होगी, उसी अनुसार धरती के बाहर का भी स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इन सब के पीछे का होता है कारण विवर्तनिक शक्तियां। विवर्तनिक शक्तियां का मतलब है जो धरती के अंदर
उथल पुथल की जो शक्तियाँ होती है उन्हीं के कारण बाहरी प्रकृति भी बन जाती है किसी भी लैंड फॉर्म की। यानी भारतीय भूमि को अगर आप देखेंगे, बाहर जितना भी स्ट्रक्चर आप देखोगे ना, कोई पर्वत देखोगे, कोई घाटियाँ देखोगे, कोई मैदान देखोगे, कोई पठार देखोगे, वैसे भी भारत तो विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर से भरा देश है। तो ये जितने भी स्ट्रक्चर भारत की धरती के ऊपर दिखते हैं, ये कहीं ना कहीं धरती के आंतरिक शक्तियों का कारण है। तो धरती के अंदर विवर्तनिक शक्तियाँ होती हैं, यानी हलचल, स्ट्रक्चर में जो है बार बार हलचल होती रहती है। उन कारणों की वजह से धरती के बाहर का स्ट्रक्चर हमें दिखने लग जाता है, जो कि पर्वत, मैदान, पठार, तटीय, समुद्री एरिया, जो भी चीज़ें हैं, ये सब कुछ आंतरिक गतिविधियों के कारण होता है। तो इसलिए आंतरिक स्ट्रक्चर को पहले जानना जरूरी है, तभी हमें बाहर का लैंडफॉर्म पता चलेगा या बाहर के लैंडफॉर्म के बारे में सीख पाएंगे। इसके बाद देखिए, एक बात और बताता हूं मैं, किसी भी देश के यदि आपको भौतिक स्वरूप को जानना है तो भूगर्भिक संरचना जानना बेहद जरूरी है। देखो, यदि किसी भी देश के भौतिक स्वरूप को जानना है, ये आप याद रखें, भौतिक स्वरूप को जानना है तो उसके लिए उस देश का भूगर्भिक इतिहास को जानना बेहद आवश्यक है। ये मैं लिख इसलिए रहा हूं, ये आपको कन्फर्मली याद रहेगा। यदि आप धरती के बाहर का स्ट्रक्चर पढ़ना चाहते हैं तो उसके अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में आपको सीखना होगा। ये धरती के बाहर है, ये बाहरी बनावट है। किसी भी देश की बाहरी बनावट इस प्रकार से हो जाती है, या कोई इधर इधर मैदान भी हो जाते हैं। ये हमारे चोटी हो गई है, चोटी, और इस तरीके से घाटी हो गई है, यहाँ पर मैदान हो गए हैं, इस तरीके से उभरा हुआ पठार भी होता है। तो इनके अध्ययन से पूर्व धरती के अंदर, भूगर्भ के अंदर झांकना जरूरी है कि भाई धरती के अंदर कैसा स्ट्रक्चर है, क्या क्या गतिविधियां हो रही है, इन्हीं से पता चलता है। अब धरती के अंदर यानी भूगर्भिक इतिहास जानने का फायदा क्या है? देखिए, किन किन चीज़ों के बारे में हमें इस चीज़ को पढ़ करके जानकारी मिलती है। अगर हम किसी देश के भूगर्भ के अंदर की जानकारी पढ़ रहे हैं तो किन किन चीज़ों की जानकारी हमें प्राप्त होगी? सबसे पहले तो होती है उस देश या उस खंड की चट्टानों के बारे में। चट्टानों का चरित्र कैसा है ये जानना बेहद जरूरी है, यानी चट्टानें किस किस प्रकार की हैं। भाई देखिए, किसी भी देश में एक ही प्रकार की चट्टानें संपूर्ण क्षेत्र में नहीं पाई जाती हैं, तो उसके पीछे भूगर्भिक कारण ही होता है। यदि हम बात करें मिट्टी के भौतिक गुण या मृदा के प्रकार या गुण, भाई हम जानते हैं भारत में टोटल 8 प्रकार की मृदाएं हैं। पूरे भारत की धरती पर एक जैसी मृदा क्यों नहीं हुई? इसके पीछे भी कहीं ना कहीं कारण कौन सा है? भूगर्भिक कारण ही है। यदि हम दूसरी बात करें खनिज उपलब्धता, इसके पीछे भी कारण भूगर्भिक इतिहास ही होता है। अब देखिए, राजस्थान में चांदी मिलती है, तो पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं चांदी मिलती है? या अगर झारखंड में कोयला और लोहा मिलता है, तो आप ये लगा लीजिए कि पंजाब में क्यों नहीं मिलता है, हरियाणा में क्यों नहीं मिलता है? हालांकि मृदा में गुण तो होंगे, लेकिन उस प्रकार से खनन नहीं किया जाता है। यदि हीरे आंध्र प्रदेश और सोना मिलता है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश इधर, तो आप ये लगाओ सोना इस प्रकार से हम हरियाणा में क्यों नहीं खोज लेते हैं? तो धरती के अंदर जो भी गुण होते हैं या भी जो भी चीज़ें उपलब्ध होती है, उनके पीछे का कारण कौन सा होता है? भूगर्भिक कारण ही होता है। या हम ये समझ लें एक चीज़ और कि भाई भूगर्भिक जल राशियाँ, धरती के अंदर जल होता है, मिट्टी में भी जल का घुलनशील होता है या मृदा में भी जल होता है। तो ये इस प्रकार से इन चीज़ों के बारे में जानने को हमें मिलता है। जो धरती के ऊपर हम विविधता देखते हैं, इन चीज़ों में विविधता, उस विविधता का कारण क्या है? भूगर्भिक इतिहास है। हम भारत में चट्टानों के भी अनेक प्रकार देखते हैं। चट्टानें सब जगह एक जैसी नहीं है। आप देखिए, कहीं आर्कियन टाइप की चट्टानें हैं, कहीं गोंडवाना टाइप की चट्टानें हैं, कहीं दक्कन प्रकार की चट्टानें हैं। चट्टानें विभिन्न प्रकार की हैं।
या बाहर से ही आप देख लीजिए, कोई आग्नेय चट्टानें होती है, कोई अवसादी चट्टानें होती हैं, कोई कायांतरित चट्टानें होती हैं। वो चट्टानें अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की है, ये भी एक कारण है। अगर मृदा की बात करें तो कहीं लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, अलग अलग टाइप की मिट्टी होती है, तो वो भी भूगर्भिक कारण ही है। खनिजों की उपलब्धता मैंने बताया, कहीं सोना है, कहीं चांदी है, कहीं लोहा है, कहीं कॉपर है, और कहीं तो चूना पत्थर ही है, कहीं संगमरमर है। भाई देखो, संगमरमर राजस्थान गुजरात वाले एरिया में मिलता है, नीचे केरल में क्यों नहीं संगमरमर मिलता है? उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कारण कौन सा हो गया है? हमारा भूगर्भिक इतिहास ही हो गया है। भूगर्भिक जल यानी भूमि के अंदर जल राशियां, कहीं कहीं धरती के अंदर जल की उपलब्धता कम होती है, कहीं ज़्यादा होती है। इसके पीछे भी कारण है भूगर्भिक इतिहास। तो हम कुल मिलाकर के जो चीज़ें हमें आज धरती पर बाहरी आवरण में मिलती है, धरती की ऊपरी प्लेट में मिलती है या ऊपरी सतह पर मिलती है, ये सब कुछ कारण होता है धरती के आंतरिक गतिविधियों के कारण, जो कि विवर्तनिक क्रियाओं के कारण होता है। तो इसे हमने बेहतर तरीके से याद रखना है भाई, कि धरती के बाहर की चीज़ें पढ़ने से पहले धरती के अंदर की चीज़ें पढ़ लेनी है। जब हम इतिहास की बात कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत ये भी जान लेते हैं भाई, कब से, यानी एक निर्माण का कोई समय भी होगा या कोई कालखंड भी होगा, कब कब ये चीज़ हुई थी, इस पर भी बात कर लेते हैं। तो ये वाला जो चैप्टर होने वाला है, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये वाला बहुत कम लोग स्टडी करते हैं, लेकिन भाई जब हम भारत के भूगोल को पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो ये चीज़ जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए, इतिहास की बात करें तो मैं पहले एक बार बात कर चुका हूँ कि पूरा ग्लोब एक समय में एक महादेश था, यानी महाद्वीप था, जिसको कहते थे पैंजिया महाद्वीप था। और पैंजिया महाद्वीप इस प्रकार से एक लैंड था, ये पूरी धरती थी, और इसके आसपास में जो था पैंथालासा महासागर था। ये समय जो कहलाता है, ये पैंथालासा की अगर हम बात करें तो तकरीबन हम ये मान सकते हैं 5 अरब वर्ष के आसपास की ये बात है। ये समय कहलाता है 5 अरब वर्ष लगभग का समय। लगभग हम गारंटी भी नहीं कह सकते कि करेक्ट यही होगा, लेकिन आसपास की बात है। उसके बाद एक समय होता क्या है, विखंडन हो जाता है, जैसे काल चक्र घूमता है तो विखंडन हो जाता है। तो उसके बाद ये पैंजिया महाद्वीप जो है 2 क्षेत्रों में बंट जाता है इस प्रकार से। पैंजिया का ऊपरी जो भाग बन जाता है वह बन जाता है लारेंसिया, या हम अंगारा लैंड भी कहते हैं, अंगारा लैंड। और उसके नीचे वाला बन जाता है गोंडवाना लैंड बन जाता है। अब लारेंसिया और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, उसके बाद जो है बीच का एक महासागरीय एरिया बन जाता है, जिसे हम टेथीज सागर कहते हैं। ये वाला बीच में जो महाद्वीप था, ये बीच वाला हिस्सा ये टेथीज बन जाता है, टेथीज सागर। बाकी ये आसपास का जो एरिया था ये पैंथालासा महासागर तो था ही, और बीच में विखंडन होने के बाद 5 अरब वर्ष के बाद लगभग 4 अरब की ओर जा रहा था, तो 5 अरब से इसके बाद धीरे धीरे परिवर्तन होते रहता है इस प्रकार से समय के साथ साथ, क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन भी हो रहा है, पृथ्वी के अंदर भूगर्भिक क्रियाएं भी हो रही है, और पृथ्वी के बाहर गुरुत्व बल भी कार्य कर रहा है, घूर्णन गति भी कार्य कर रही है। तो गुरुत्व बल सबसे बड़ा प्रभावी कारण था। इसके विखंडन का अगर हम बात करें, विखंडन, तो उसके पीछे गुरुत्व बल था, गुरुत्व बल, जो कि गुरुत्व बल चंद्रमा पृथ्वी के आपसी आकर्षण के कारण होता है। तो विखंडन के कारण के पीछे गुरुत्व बल हम लोग याद रखेंगे। उसके बाद ये भी एक कारण था कि घूर्णन भी एक कारण था और परिक्रमण भी एक कारण था, परिक्रमण। और इसके साथ साथ जब पृथ्वी क्रिया कर रही है तो आंतरिक जो भूभाग था पृथ्वी का, भौतिक भूभाग यानी भीतरी भाग, उस भीतरी भाग के अंदर भी गतिविधियां होने लगी। तो जब भीतरी भाग में भी गतिविधियां होने लगी तो ये भाग टूटने लगे। अब बन गए जी हमारे पास 2 हिस्से। अब भारत का जो लैंड फॉर्म है या भारत का जो भाग है इसी से निकल करके आता है। और यहाँ भी कुछ देश थे, ये मैं सबसे पहले वाले चैप्टर में भी बात कर चुका हूँ। भाई यहाँ जो देश थे या जो भाग इस लारेंसिया से बने, वो उत्तरी अमेरिका हम जानते हैं, अमेरिका उत्तरी हिस्से में है। उसी के बगल में यदि आप आ जाए तो ग्रीनलैंड भी है, ग्रीनलैंड इसी में है। यूरोप की बात करें तो यूरोप भी इसी में है और एशिया भी इसी में था। लेकिन याद रखें एशिया
भारत का हिस्सा नहीं था, वो एशिया जो भारत को छोड़ के है। उसके बाद अगर ये गोंडवाना की बात करें तो गोंडवाना लैंड से जो बने हुए हैं वो दक्षिणी अमेरिका बना हुआ है, एक दक्षिणी अमेरिका बना हुआ है, अफ्रीका इसी से बना हुआ है। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया इसी से बना हुआ है, और एक और बना हुआ है अंटार्कटिका, ये भाग भी इसी से बना हुआ है। और प्रायद्वीपीय भारत। अब आगे अंदाजा लगाइए भाई, जो भी ये लैंड था जिसको कि हम पैंजिया महाद्वीप कह रहे थे, पैंजिया, तो ये पैंजिया महाद्वीप का ही संपूर्ण भाग जो है विश्व के जितने भी देश, जितने भी द्वीप, जितने भी खंड हम देखते हैं वो सब कुछ इसी का एक हिस्सा था। क्योंकि हम ये जानते हैं, देखो अगर हम ये बात करें कि पूरा जो है ब्रह्मांड कब बना होगा, ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले, 13.7 अरब वर्ष पूर्व की बात करें तो इस समय ब्रह्मांड बना था। उसके बाद लगभग 5 अरब वर्ष से पूर्व, इससे पूर्व जो है हमारा सूर्य बना था, और 5 अरब से लेकर के 4 अरब इसके पास जो है ये पृथ्वी का भी स्ट्रक्चर बन चुका था। इसी तरीके से अन्य ग्रह भी बन गए। जो ब्रह्मांड बना, ब्रह्मांड के बाद सूर्य की उत्पत्ति हुई, सूर्य के बाद हमारा सौरमंडल बना है, तो जो सौरमंडल बना उसी में से एक ग्रह हमारा पृथ्वी भी बना था। तो पृथ्वी बना, तो ये समय हमने याद रखना है। ये सब कुछ स्ट्रक्चर बताया था किसने, यदि आपने पहली वीडियो देखी है उसमें मैंने बात कर रखी भाई ये सब कुछ स्ट्रक्चर किस व्यक्ति के द्वारा बताया गया है, तो उसे भी आप लोग याद रखें। वहाँ पहली वीडियो में जाकर के आप देखिए, और वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से भारत के परिचय को आगे बढ़ाया है, तो वहाँ पर भी इसका जानकारी है। तो ये तो हम समझ गए हैं भारतीय भूभाग, क्योंकि ये जानना जरूरी था। हालांकि हम शुरू में भी जान चुके थे, लेकिन हम भूगर्भिक इतिहास की बात कर रहे हैं, तो इतिहास का समय काल देखिए आप, जो लैंड फॉर्म था 5 अरब वर्ष के आसपास लगभग था, इससे नीचे को, तो 5 अरब वर्ष से पूर्व जो है सूर्य की उत्पत्ति हो चुकी है। और ब्रह्मांड जो बना है, याद रखें ब्रह्मांड बना हुआ है 13.7 अरब वर्ष पूर्व लगभग, ये करेक्ट डेट नहीं होती है। और विखंडन गुरुत्व कारण मैंने ये बताया है, घूर्णन और परिभ्रमण भी इसके पीछे कारण है, परिक्रमण। और ये जो अंगारा लाइन से बने हुए हैं या लारेंसिया से बने हुए हैं ये हैं, और ये वाला जो गोंडवाना का हिस्सा है। अब गोंडवाना क्यों मैंने बात की, कुछ समय बाद जब हम भूगर्भिक चट्टानों का विवरण पढ़ेंगे भारत में, तब वहाँ पर गोंडवाना प्रकार की चट्टानें भी आएगी, तब हमें लगेगा कि अच्छा ये जो टॉपिक है या ये जो चट्टानें हैं ये एक्चुअल में इस भाग का सेपरेट पोर्शन वहाँ पर आया है, तो ये इसलिए यहाँ पर जानना जरूरी है। अब यहाँ से आगे कुछ और बात कर लेते हैं, थोड़ा और इम्पोर्टेंट की ओर जाते हैं, क्योंकि यहाँ तक तो हम समझ ही गए हैं। अब हम थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं भाई, जो पूरी पृथ्वी है या पूरा भूखंड है, पूरा ग्लोब है, तो पृथ्वी के इतिहास को किस हिसाब से बांटा गया है देख लेते हैं कि पृथ्वी के इतिहास का काल विभाजन या समय विभाजन किस प्रकार से हुआ है। अब उस अलग अलग समय में अलग अलग चीज़ों की उत्पत्ति हुई है, अलग अलग समय में अलग अलग चीज़ें बनी हुई हैं। देखो इसमें याद रखने लायक कुछ चीज़ें हैं, जैसे 5 महाकल्पों में इस कालखंड को बांटा गया है, 5 महाकल्प याद रखा जाए। उसके बाद 4 युग, ये भी हम याद रखें, 4 युगों में बांटा गया है। और इस कालखंड को 16 कल्प या शक में बांटा गया है, 16 शकों में या 16 कल्पों में इस पृथ्वी के इतिहास को बांटा गया है, जिसमें 5 महाकल्प बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें 4 युग भी हैं और 16 कल्प या 16 शक भी हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है भाई, पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को कितने खंडों में बांटा गया है, 5 महाकल्प में, 4 युग में और 16 कल्प या शकों में। महाकल्प एंड कल्प दोनों कन्फ्यूजन है, तो आप कल्प को छोटा समझ लीजिए और महाकल्प को सबसे बड़ा समझ लीजिए। तो महाकल्प का जो टाइम होता है वो ऑलरेडी सबसे बड़ा होता है, और महाकल्प के अंदर ही युग भी आ जाते हैं, फिर ये जो कल्प या शक हैं वो इसी के बाद डेवलप हो जाते हैं। ये पूरी पृथ्वी का ऐतिहासिक काल है, तो इस काल को और ज़्यादा थोड़ा सा डिफाइन करता है, तब जाकर के हम भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण या भारतीय चट्टानों का निर्माण या भूगर्भिक इतिहास को और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे।
क्योंकि अगर यदि हमने ये काल विभाजन नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ने में या आगे बढ़ने में और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इसे सीखना पहले बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो पहले बात कर लेते हैं भाई महाकल्प कौन कौन से हैं। हम बात कर रहे हैं महाकल्प। अब ये जो नाम है, ये नाम बड़ा डिफिकल्ट है, याद रखने में बहुत कठिनाई होती है। एक्चुअली ये इसके पीछे कारण ये भी है क्योंकि हमने ये नाम पहले सुने नहीं होते हैं, लेकिन यदि आप अभी सुनोगे तो सब कुछ एक साथ याद हो जाएगा ना। तो हम कोशिश करते हैं कि भाई एक तरफ से अच्छे तरीके से सीखने का। तो जो सबसे पहला महाकल्प है उसका नाम है प्रीकैम्ब्रियन। प्रीकैम्ब्रियन महाकल्प, याद रखें, प्रीकैम्ब्रियन महाकल्प, पहला महाकल्प प्रीकैम्ब्रियन महाकल्प। दूसरे का नाम है प्रीटोरियोजोइक महाकल्प। तीसरे का नाम है पैलियोजोइक महाकल्प। मीसोजोइक महाकल्प और उसके बाद सीनोजोइक तथा इसी में एक दूसरा भी आता है जिसको कहा जाता है, उसे नियोजोइक कहा जाता है, नियोजोइक। ये 5 महाकल्प हैं, प्रीकैम्ब्रियन, प्रीटोरियोजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक। तो इसकी अगर टाइम पीरियड की बात करें तो कब कब था, तो ये टाइम पीरियड इसका प्रीकैम्ब्रियन काल जो माना जाता है 4.5 अरब वर्ष पूर्व से 57 करोड़ वर्ष पूर्व, 57 करोड़ वर्ष पूर्व की बात करें तो ये 57 करोड़ से लेकर के लगभग 56 करोड़ तक ये आप इसे मान सकते हैं। उसके बाद जो ये महाकल्प है पैलियोजोइक, ये लगभग 56 करोड़ वर्ष से लेकर के तकरीबन 34 करोड़ वर्ष पूर्व तक माना जाता है। अब जो ये मीसोजोइक है तकरीबन माना जाता है 24 करोड़ से लेकर के 18 करोड़ तक। आप इसे देख लोगे तो ये 18 करोड़ के बाद है, करोड़ के बाद ये दोनों के दोनों कल्प आ जाते हैं। अब इसमें देखिए ये जो मैंने बताया है ये याद रखना हालांकि थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इसमें कुछ निर्माण चीज़ें हुई होगी, ये क्या हुआ कैसे हुआ और यह क्यों इम्पोर्टेंट है। जो ये प्रीकैम्ब्रियन महाकल्प है ना, इसको अजैविक भी कहा जाता है, अजैविक महाकल्प। यानी इस समय में किसी भी प्रकार की जैविक चीज़ें धरती पर होती ही नहीं थी। सब कुछ जो था, जितने भी गैसेस होगी या धूल मिट्टी होगी, चट्टानें होगी, वो ठोस थी, जैविक चीज़ें कुछ भी नहीं थी। यानी यहाँ पर जीवन बिल्कुल भी नहीं था। यानी इसलिए इसको अजैविक या निर्जीव भी कह सकते हैं हम, निर्जीव महाकल्प, क्योंकि इस समय मनुष्य या प्राणी कुछ भी नहीं था। तो इसी समय में भारत के जो है चट्टानों का डेवलपमेंट भी हुआ। अगर हम बात करें इसी प्रीकैम्ब्रियन एज में, पहली चट्टान बनी है भारत की आर्कियन क्रम की चट्टान भारत में ये बनी हुई है। दूसरी चट्टान की बात करें तो धारवाड़ क्रम की चट्टान, इसी प्रकार से दुनिया की चट्टानें भी बनी होगी। उसके बाद तीसरी चट्टान की बात करें तो कुड़प्पा क्रम की चट्टान इसी समय में बनी है। भारत की बात कर रहा हूं मैं। चौथी जो चट्टान बनी है वो बनी है विंध्य क्रम की चट्टानें। ये 4 चट्टानें भारत में किस समय बनी हैं? प्रीकैम्ब्रियन महाकल्प में। अब यही चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज को ही हमने आगे भूगर्भिक इतिहास में पढ़ना है। तो इनका जो विकास क्रम की बात करें तो ये 4 करोड़ के बाद ही बनी है। 4 करोड़ से लेकर के 4 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर के इनको बोला जाता है कि तकरीबन 1.91 करोड़ तक बनती रही, करोड़ तक निर्माण होता रहा, इनका निर्माण होता रहा। अब एक्चुअली निर्माण कैसे होता रहा, जैसे सबसे ओल्ड चट्टानें हमारे पास ये हैं, ओल्ड,
यानी भारत की धरती पर अगर आप देखोगे तो आर्कियन क्रम की चट्टानों के प्रमाण भी मिल जाएंगे, क्योंकि धरती जो ठोस हुई तो ठोस होते समय सबसे पहले चट्टानें ही बनी ना, तभी जाकर के तो ठोस हुई। अदरवाइज हम जानते हैं कि धरती जो है, इस धरती के भूगर्भ में भी लावा है, तो अगर ये चट्टानें नहीं होती तो तब तो आज धरती में लावा लावा होता। करोड़ नहीं बल्कि ये अरब होगा, अरब अरब, ये करोड़ तो बहुत पीछे आ गए हम, ये सॉरी यहाँ अरब से, हाँ ये तो करोड़ ठीक है। ये 4 अरब से लेकर के 1.91 अरब तक का समय होगा, अरब वर्ष पूर्व की बात है, तो ये काफ़ी पुरानी बात है। इस समय ये चट्टानें बन रही थी। तो अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं जो चट्टानों का निर्माण हुआ है, एक इसमें हुआ है, इसमें हुआ है गोंडवाना क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विकास, क्रम की चट्टानें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक चट्टान और है जिसे कहा जाता है दक्कन ट्रैप की चट्टानें। ये तो हमारे पास यदि हम भारत के भूगर्भिक इतिहास को पढ़ेंगे तो हमारे पास चट्टानें कितनी हो जाएगी। देखिए, पहला हम आर्कियन क्रम की, दूसरी धारवाड़ क्रम की, तीसरी कुड़प्पा क्रम की, चौथी विंध्य क्रम की, पांचवी गोंडवाना क्रम की और छठा हमारे पास दक्कन क्रम की चट्टानें। एक्चुअली में इन्हीं चट्टानों का जो क्रम है, इन चट्टानों का निर्माण है, इन्हीं से पता चलता है कि भारत के भूगर्भिक इतिहास का विकास कैसे हुआ है। धीरे धीरे करके ये चट्टानें अपने आप में परिवर्तन होती गई। वैसे तो आप ये मत समझे कि ये बन गया फिर उसके बाद ये बनाए सारी चट्टानें एक साथ, नहीं, ऐसे हुआ कि भाई सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें बनी, उसी को परिवर्तित होकर के धारवाड़ बनी, धारवाड़ परिवर्तित हुई तो कुड़प्पा बनी, कुड़प्पा परिवर्तित हुई तो विंध्य बनी, और उसके बाद धरती पर जो है कुछ अलग गतिविधियां हुई, तो अलग गतिविधियों के कारण फिर गोंडवाना क्रम की चट्टानें बनी विंध्य के परिवर्तन होने के बाद। गोंडवाना के बाद दक्कन ट्रैप की चट्टानें बनी, जो ये आज दक्कन ट्रैप में मिट्टियां मिलती हैं। अब चट्टानों से ही मिट्टी मिलती है, तो मिट्टी का परिवर्तन भी इन्हीं से हुआ है, अलग अलग टाइप की मिट्टियाँ, क्योंकि चट्टानों का क्रम अगर अलग अलग है तो भाई मिट्टी भी अलग बनेगी, क्योंकि मिट्टी का निर्माण भी चट्टानों के विखंडन या टूटने से, विवर्तनिक होने से ही बनता है। जो हम 4 युग की बात कर रहे थे, तो 4 युग कौन कौन से माने गए हैं भूगर्भिक इतिहास में, तो ये माना गया है प्रथम युग, इसे माना गया है प्रथम युग। किसे माना गया है? पहले जो महाकल्प है उसे। द्वितीय युग इसे माना गया है, द्वितीय युग, इस तरीके से हम ध्यान देंगे। तृतीय युग ये है जिसे सीनोजोइक हम महाकल्प कह रहे हैं, तृतीय युग ये है। और चतुर्थ युग ये है, चतुर्थ युग कौन सा? नियोजोइक वाला। तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं भाई महाकल्प, हम पढ़ चुके हैं जिनके क्रम जो कि कुल 5 हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पांचवा में 2 इसलिए लिखे हमने क्योंकि एक ही कालखंड का लगभग ज़्यादा गैप अंतर नहीं है, तो दोनों को एक ही में लिया जाता है। सीनोजोइक और नियोजोइक 2 महाकल्प एक साथ आ गए हैं। तो इस महाकल्प में भी 2 अलग अलग युग हो गए फिर। तो पहला युग हमारा पैलियोजोइक महाकल्प में पहला युग होता है, दूसरा युग होता है मेसोजोइक में, तीसरा युग होता है सीनोजोइक में, चौथा युग होता है नियोजोइक में। तो हमने ये सब कुछ याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से। आने वाले एग्जाम्स में इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि अगर ऐसा आ जाए कि भाई आर्कियन क्रम की चट्टानें कब बनी, धारवाड़ की कब बनी, कुड़प्पा की कब बनी, विंध्य की कब बनी, तो ये सारी की सारी चारों चट्टानें प्री कैम्ब्रियन काल में बनी है, ये गारंटेड है। उसके बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानें कब बनी, तो पैलियोजोइक महाकल्प में बनी है। दक्कन ट्रैप की चट्टानें कब बनी, तो ये मेसोजोइक महाकल्प। और लगभग जो समय है वो भी मैं बता चुका हूँ, लगभग में होता है ये करेक्ट नहीं होता है। ये ऐसा नहीं कि भाई भारत में पहला विदेशी आक्रमण कब हुआ था तो हमने फिर सन याद रख लिया, ऐसा नहीं होने वाला। ये लगभग हेर फेर में होता है, इतना अमूमन ये समय होता है। अब इसके बाद हम जान लेते हैं दूसरी चीज़। दूसरी चीज़ का मतलब है जो 16 काल या 16 शक हैं वो कौन कौन से हैं। तो इतना कुछ याद हो गया। यदि आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप इसे साथ साथ में नोट भी कर सकते हैं। तो अभी हम इसे मिटा देते हैं। तो उसके बाद शक जान लेते हैं, यानी कल्प जान लेते हैं। कल्प कौन कौन से हैं। अब कल्पों से आपको पता चलेगा भाई मानव का विकास कैसे हुआ है या इस धरती पर जीवों का विकास कैसे हुआ है। और उसके तुरंत बाद हमारा शुरू होगा भारत का भूगर्भिक इतिहास। और उस इतिहास में हम पढ़ेंगे भूगर्भिक चट्टानें। वो जो चट्टानें हम टोटल बात कर चुके हैं, यहाँ पर टोटल 6 चट्टानें हैं, तो उनके बारे में भी बात कर लेंगे। महाकल्प जितने भी थे, महाकल्प
महाकल्प में किसी भी प्रकार के जीव नहीं होते थे, निर्जीव थे। तो जीव नो, बिल्कुल नहीं होते थे वहां पर। अब जीवों के प्रथम काल की बात आ रही है तो उसी को शक या काल में बांटा गया है। तो हम बात कर रहे हैं कुल शक और कल्प की बात है। कितने शक और कितने कल्प हैं? 16 हैं। एक एक लाइन में होना है और एक एक करके हम क्लियर कर लेंगे कौन कौन सी चीजें हैं। तो इसे कहा जाता है, सबसे पहले कहता है पुराजीवी। पुराजीवी, पुराजीवी क्या कहेंगे भाई? पुराजीवी काल। पुराजीवी काल क्या था? पुराजीवी काल, देखिए पुराजीवी काल का मतलब है जिस समय जीवन का प्रारंभ हुआ इस धरती पर। ये भूगोल के आधार पर बताया जा रहा है। वैसे अगर साइंस के हिसाब से देखें तो साइंस के हिसाब से अलग हो सकता है, लेकिन ये माना जाएगा कैसे? जीवन का प्रारंभ भूगोल के आधार पर आता है 57 करोड़ वर्ष से लेकर के 57 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर के ये आता है लगभग 24 करोड़ वर्ष पूर्व तक, करोड़ वर्ष पूर्व तक। अब इस समय में टोटल हमारे पास 6 कल्प आते हैं। तो कल्प देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है कैम्ब्रियन, उसके बाद आता है आर्डोविशियन, आर्डोविशियन, उसके बाद आता है सिलिरियन, उसके बाद आ जाता है डेवोनियन। ऐसा लग रहा है हम हॉलीवुड के एक्टर्स के नाम पढ़ रहे हैं, लेकिन है ही ऐसा नाम, तो क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा ही भाई, याद करना है। जीवन में कुछ तरक्की करनी है तो किताब और पढ़ाई से प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें किताबों और पढ़ाई से प्रेम नहीं हुआ तब तक हम जो है नॉलेज को अपना नहीं पाएंगे, यानी याद नहीं कर पाएंगे। उसके बाद देखो कार्बोनिफेरस आता है, ये शायद आप लोगों ने कहीं सुना होगा। अगर आप तैयारी में हैं तो कार्बोनिफेरस आपको, कार्बोनिफेरस तो आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। अब इसमें बात करेंगे भाई क्या मिला है। उसके बाद आता है परमियन, परमियन ये है, हम पढ़ रहे हैं पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास का कालक्रम। तो ये जो समय है, आप इस समय को तो खैर इतना डीपली कहीं नहीं पूछा जाता है, फिर भी मैं कैम्ब्रियन शक का समय आपको बता देता हूँ। शुरुआती समय तो 57 करोड़ से लेकर के 50 करोड़ के आसपास ये था। 57 करोड़ से लेकर के 50 करोड़ के आसपास का समय कैम्ब्रियन का माना जाता है। इस तरीके से हम धीरे धीरे करके घटाते रहेंगे। 50 से लेकर के तकरीबन जो है 24 करोड़ तक का समय ये आता है। 24 करोड़ तो घटा करके यहाँ से 24 करोड़ तक का समय आता है। ये सन आपको बहुत ही कम पूछे जाएंगे, इतना डिटेलिंग याद नहीं रखना है। अब जानना ये है कि भाई इस एक एक कल्प में किस किस चीज़ का डेवलपमेंट हुआ है या किस चीज़ का उद्भव हुआ है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले याद रखें, इस समय जो कैम्ब्रियन शक है यहाँ पर हमें मिलता है बिना रीढ़ की हड्डी, बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव, यानी हम इन्हें एक कोशिकीय जीव भी कह सकते हैं, बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव। तो उसके बाद जो दूसरा ये आर्डोविशियन है, यहाँ पर प्रथम मछली, प्रथम मछली का प्रमाण यहाँ से मिलता है। प्रथम मछली तो तकरीबन ये प्रथम मछली का जो प्रमाण मिलेगा 50 करोड़ से लगभग 46-47 करोड़ के आसपास के बीच में ये मिल जाएगा। अगले में मिलता है सिलिरियन। तो सिलिरियन में मिलता है, देखिए क्या मिलता है इस समय में, तो पृथ्वी पर प्रथम जीव, और प्रथम जीव के साथ साथ यहाँ पर पौधा भी मिल जाता है। पौधा, प्रथम जीव और पौधा किस कल्प में? सिलियन कल्प में। अगर हम डेवोनियन की बात करें तो जल और स्थल जीव यहाँ पर दोनों चीज़ें मिल जाते हैं। जलीय जीव, जलीय तथा स्थलीय दोनों प्रकार के जीव यहाँ पर मिलने शुरू हो जाते हैं, ये याद रखें डेवोनियन में। कार्बोनिफेरस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कार्बोनिफेरस में प्रथम रेंगने वाले जीव प्राप्त होते हैं और जिनकी की रीढ़ हो जाती है, यानी रीढ़ की हड्डी हो जाती है, इसलिए ये कार्बोनिफेरस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम क्या बोलेंगे? प्रथम रेंगने वाले जीव यहाँ पर मिले, प्रथम रेंगने वाले जीव, और या हम ये कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी वाले जीव यहीं पर मिले हैं। रीढ़ की हड्डी
वाले जीव। भाई जब तक आदमी की रीढ़ की हड्डी नहीं होगी तो इस तरीके से खड़ा नहीं हो सकता है, लुढ़क जाएगा। तो रीढ़ की हड्डी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जीवों को चलने लायक बनाने के लिए। तो प्रथम रेंगने वाले जीव यहाँ पर मिल गए थे, और रीढ़ की हड्डी वाले जीव। अब यहाँ पर आप देखिए, बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीवों की जो शुरुआत होती है वो कैम्ब्रियन शक में होती है। ये सब के सब शक हैं, या शक बोलें या कल्प, आप जो भी कहें, पर एक चीज़ तो बोलना पड़ेगा, शक। और सिलिरियन शक की बात करें तो पृथ्वी पर प्रथम जीव और पौधा यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। डेवोनियन में बात करें, जलीय और स्थलीय जीवों की उत्पत्ति यहाँ पर हो चुकी थी। कार्बोनिफेरस की बात करें तो प्रथम रेंगने वाले जीव और जिन पर रीढ़ की हड्डियाँ थी वो जीव मिल चुके थे। ये ग्रुप सी के एग्जाम्स में या एसएससी जैसे एग्जाम्स में यहाँ पर बहुत पूछे जाते हैं, प्रथम रेंगने वाले जीव कब आए थे या कब बने थे। ये जीके का क्वेश्चन है, ये कोई भूगोल नहीं है, तो इम्पोर्टेंट है। देखिए जो ये काल है, पर्मियन काल है, इस पर क्या है, जल तथा स्थल में अधिक जीव मिलने लगे। अधिक जीव जिनके की अधिकांश जो है रीढ़ की हड्डियां ज़्यादा होती थी, रीढ़ वाले जीव। तो ये जो है प्रथम जीवन काल था, यानी पुराजीवी काल हम जिसे कह रहे हैं, जो कि 57 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर के लगभग 24 करोड़ वर्ष पूर्व तक चला। तो इसमें जीवन का प्रारंभ हुआ। अब तक तो हमारे पास जल तथा स्थल में अधिक जीव मिलने लगे हैं जिनकी की रीढ़ की हड्डियां होती थी। तो ये हमने दिमाग में याद रखना है। उसके बाद एक काल और आता है जिसे हम कहते हैं, दूसरा कहते हैं हम मध्यजीवी। मध्यजीवी काल आता है। तो मध्यजीवी काल के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें बनेगी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम देख चुके हैं, जीव बन चुके हैं। मध्यजीवी का जो होता है तकरीबन इसका होता है वही 24 करोड़ वर्ष से पहले इसकी शुरुआत होती है, जहाँ पर ये खत्म हुआ है। और 24 करोड़ वर्ष से लगभग 6.5 करोड़ वर्ष तक, 24 करोड़। वैसे ये किताबों में आपको 24.5 करोड़ भी मिलेगा, लेकिन आप इतना याद रख सकते हैं, वर्ष पूर्व से लेकर के ये 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व का समय है। तो इस समय में क्या क्या चीज़ों की उत्पत्ति हुई या क्या क्या बना, ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर शक और जो कल्प हैं, वो शक कल्प केवल 3 ही हैं। देखिए क्या क्या है। सबसे पहला जो कल्प आता है वो आता है ट्रियासिक। ट्रियासिक शक कहें या कल्प कहें, एक ही बात है। उसके बाद दूसरा आता है जुरैसिक। उसके बाद अगला जो आता है वो आता है क्रिटेशियस। क्रिटेशियस। 3 शक या 3 कल्प हो जाते हैं। इसकी भी शुरुआत 24.5 करोड़ वर्ष पहले से हुई थी और 6.5 तक हुई, यानी 24.5 से लगभग जो है 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व, इतने समय काल में। अब इसमें ट्रियासिक में क्या हुआ होगा, जुरैसिक में क्या हुआ होगा और ये क्रिटेशियस में क्या हुआ होगा, ये हमने जान लेना है। यहाँ पर सबसे पहले कहते हैं ट्रियासिक में मेंढक की उत्पत्ति यहाँ पर हो चुकी थी। उसके बाद समुद्री कछुआ भी यहाँ पर बन चुका था। समुद्री कछुआ ये लगभग कब की बात है, 24 करोड़ वर्ष पहले की बात है, या 24.5 करोड़ वर्ष के आसपास की। जुरैसिक वाला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये हर बार पूछा जाता है। यहाँ पर डायनासोर, डायनासोर यहाँ पर बने थे, डायनासोर। और ये डायनासोरों का काल हमेशा पूछा जाता है, कौन सा काल था या कौन सा शक था, तो जुरैसिक शक था। हम याद रखें, जुरैसिक काल नहीं बोलेंगे, जुरासिक महाकल्प नहीं बोलेंगे, जुरासिक कल्प बोलेंगे या जुरैसिक शक बोलेंगे। उसके बाद इस समय तक आने तक जो है डायनासोरों का पतन शुरू हो गया था। डायनासोर का पतन या समाप्त होना शुरू हो गए थे इतने तक। तो आप अंदाज़ा ये लगा लीजिए, तकरीबन ये वाला समय चलता है 14 करोड़ तक। 24 करोड़ से 20 करोड़ तक ये चलता है, 20 से लेकर के 14 करोड़ तक ये चलता है, और 14 करोड़ से लेकर के 6.5। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए भाई, 20 करोड़ वर्ष के आसपास डायनासोर की उत्पत्ति हुई और 650 करोड़ वर्ष पूर्व तक इनका समापन हो गया था। तो डायनासोर का अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो तकरीबन 14 करोड़ वर्ष तक ये रहे। करोड़ वर्ष बहुत होता है भाई, तो 14 करोड़ वर्ष कम नहीं होता है। वैसे तो ऐसे लग रहा है भाई यहाँ पर उत्पत्ति हुई और यहाँ पर खत्म हो गया इतनी जल्दी, ये तो कल हुआ आज खत्म होने वाली बात लग रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। 14 करोड़ वर्ष हो रहा है क्योंकि 20 करोड़ वर्ष पहले इनकी उत्पत्ति हुई थी, 6.5 करोड़ वर्ष के आसपास लगभग इनका समाप्त होना शुरू हो गया।
मतलब समाप्त की कगार पर थे। तो ये लगभग 14 करोड़ साल किसी जीव का पृथ्वी पर जीवन चलना ये छोटी बात नहीं है, तो बहुत बड़ी बात थी, ये इतना सब कुछ चला था। तो अभी तक हम जो है बात कर चुके हैं, कितने कल्प देख लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कल्प देख चुके हैं। 9 के बाद कुछ कल्प और हैं, उन कल्प को भी क्लियर कर लेते हैं क्योंकि टोटल 16 हैं, तो 7 कल्प और आ जाएंगे। तो अभी तक जो है हम काल एक मध्यजीवी देख चुके हैं और एक पुराजीवी देख चुके हैं। तो इसके बाद जो काल आएगा वो आएगा नवजीवी काल। नवजीवी, क्योंकि नया जीवन शुरू होगा। तो देखिए नवजीवी काल की बात करते हैं। नवजीवी काल, तो नवजीवी काल का जो समय होगा वो 6.5 करोड़, वो नवजीवी काल का जो समय होगा 6.5 करोड़ के बाद होगा, यानी अभी तक 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर के, पूर्व से नाव अभी तक ये वाला आएगा नवजीवी काल, नया जीवन। इसमें कुछ और नई चीज़ डेवलप हो जाएंगी। इसमें जो कल्प आते हैं वो कुल 7 कल्प आते हैं। तो एक एक करके कल्प देख लेते हैं। पहले का क्या नाम है, तो पुरानूतन शक है पहले का नाम, पुरानूतन शक। पुरानूतन कल्प कहें या शक कहें, कहीं पर आपको कल्प दिखेगा कहीं शक दिखेगा, तो इसमें कोई शक नहीं करना है, ये कल्प और शक एक ही मतलब है, पुरानूतन। दूसरा है अधिनूतन, अधिनूतन कल्प या समय शक। दूसरा है आदिनूतन, आदिनूतन कल्प। उसके बाद है अधिनूतन, उसके बाद आ जाएगा अल्पनूतन, अल्पनूतन शक या कल्प। उसके बाद आ जाता है अतिनूतन, अतिनूतन कल्प। उसके बाद आ जाता है अत्यंत नूतन कल्प, और अंतिम में जो आएगा अभिनव, उसका नाम हो जाएगा अभिनव कल्प। तो अभी तक 1 2 3 4 5 6 7 ही हैं। ये किस में है, नवजीव काल में। तो यहाँ पर 7 कल्प चले हैं। अब 7 कल्पों का समय है भाई, यहाँ से सबका संयाद रखना है। 6.5 करोड़ वर्ष पहले की बात कर रहा है और ये आज तक है टाइम पीरियड। अब इसमें क्या क्या हुआ है, पुरानूतन में क्या मिला, आदिनूतन में क्या मिला, ये सब एक एक लाइन में हम जान लेते हैं। ज़्यादा कोई डिटेल नहीं है, छोटी छोटी बातें जान लेते हैं एक एक करके। ये जितने भी 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर छोटे स्तनधारी मिले हैं, छोटे स्तनधारी, छोटे स्तनधारी यहाँ पर हमको मिल चुके थे। छोटे स्तनधारी के रूप में जैसे हम कहें चूहे, तो अगर बात करें चूहे का निर्माण कब हुआ था, पुरानूतन कल्प में चूहों का निर्माण हुआ था। उसके बाद दूसरे की बात करें, इसमें जो हुआ था उसका नाम है खरगोश, दूसरे क्रम में खरगोश बना था। तीसरे क्रम की बात करें, तीसरे अधिनूतन में बात करें तो वन मानुष जंतु था, ये जीव के रूप में था जो 4 हाथ पांव से चलता होगा, वन मानुष जंतु। उसके बाद जो है वन मानुष प्रॉपर तरीके से डेवलप हो गया था, और यहीं पर फूल आदि भी प्राप्त होते हैं इसमें। वन मानुष, ये वन मानुष जंतु टाइप का था, ये लगभग वन मानुष बन चुका था। यहाँ पर मानव के जो आज के पूर्वज हैं, मानव के पूर्वज यहाँ पर बन चुके थे। मानव पूर्वज के बाद इस वाले काल में जो अत्यंत नूतन है, इसमें होमो सैपियंस बनता है। होमो सैपियंस यानी बुद्धिजीवी मानव हम कहें, बुद्धिजीवी मानव। तो बुद्धिजीवी मानव इस समय में बन चुका था। अभिनव जो कल्प है या अभिनव है वो है आधुनिक मानव, आधुनिक मानव। तो हमने अभी तक देख लिया है आधुनिक मानव तो कैसा होता है। आधुनिक मानव अत्यंत आधुनिक, और आधुनिक मानव आप समझते हैं भाई चांद पर पहुंच चुका है, तो चांद पर पहुंच चुका है। तो आज का मानव कितना तरक्की कर चुका है। मानव की जो शुरुआत हुई है हम ये मान लेते हैं वन मानुष, यहाँ अल्पनूतन से मानव की शुरुआत हुई है और आज तक चल रहा है। ये जो काल था तकरीबन 2.4 करोड़ वर्ष पहले की बात है, करोड़ वर्ष पूर्व। तो मानव की शुरुआत हुई 2.4 करोड़ वर्ष पहले,
और हम अभी तक 2.4 करोड़ वर्ष पहले में सन 2023 और जोड़ लो, लगभग 2.5 करोड़ भी नहीं पहुंचे हैं। तो अभी तक हमारा जो जीवन काल है 2.4 करोड़ वर्ष है मानव का, इतना है। और हमें ये लगता है कि मानव का अस्तित्व न जाने कब से है। जो आज का मानव है लगभग इतना ही है। यदि हम इतिहास की किताबों में देखें तो लगभग इतना पुराना तो नहीं मिलता है, लेकिन इतिहास की किताबों में लगभग 80 लाख वर्ष पहले तक का मानव के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब भूगोल की दृष्टि से इस समय मानव का जो है वन मानस टाइप का बन चुका था। हम लोग टोटल ये देखिए 2.4 करोड़ वर्ष ही हुए हैं हमें। और डायनासोर की बात करें तो डायनासोर तकरीबन 14 करोड़ वर्ष पृथ्वी पर रहे। तो क्या इतना करोड़ वर्ष तक मानव रह सकता है पृथ्वी पर? या मानव की जिस प्रकार की वर्तमान गतिविधियां हैं, वर्तमान विकास के नाम पर जो सब कुछ हम प्रकृति का हनन कर रहे हैं या ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषण कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि मानव 14 करोड़ वर्ष तक जी पाएगा? अब इस पर तो खैर चर्चा आगे होगी, फिर भी मानव अभी 2.5 करोड़ वर्ष ही रहा है अभी तक पृथ्वी पर, और आगे न जाने कब तक रहेगा। अब मानव पृथ्वी पर तो रहेगा नहीं रहेगा, लगता है कि भविष्य में जो है चांद पर जरूर रहेगा। तो ये हमने देखा है भाई 16 कल्प हमने पढ़ लिए हैं। कल्प को हमने शक भी कहा है, तो शक या कल्प हम याद रखेंगे। और 5 हमने देखे हैं महाकल्प, और 4 युग देखे हैं जो महाकल्प के ही अंदर थे। इनसे ये पता चलता है कि ये पृथ्वी पर मानव जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, या जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, या जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। ये वाला चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब ये वाले में प्रत्येक में ईयर रखने की ज़रूरत नहीं है, इतना कुछ नहीं पूछता है। केवल आपको ये पूछा जाएगा कि खरगोश कौन से कल्प में उत्पत्ति हुई थी, तो आदि नूतन में। भाई चूहे कब उत्पत्ति हुई थी, तो पुरानूतन में। वन मानुष जो जंतु के रूप में था वो अधिनूतन में था। वन मानुष जो प्रॉपर लगभग मानुष के रूप में आ गया था अल्पनूतन था। मानव के पूर्वज अतिनूतन था। होमोसेपियंस जो कि बुद्धिजीवी था, जो खड़े होकर चलना सीख गया था और चीज़ों का इस्तेमाल करना सीख रहा था, वो अल्पनूतन। और आधुनिक मानव जो है वो अभिनव कल्प से शुरू हो जाते हैं आज का डेवलपिंग मानव। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। इसके बाद हम कौन सी चीज़ पढ़ेंगे, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमारा जो टॉपिक रहेगा भारत का भूगर्भिक इतिहास के अंदर जो हमने चट्टानों का वर्गीकरण किया है, चट्टानें, तो चट्टानों का इतिहास हम पढ़ेंगे। वो वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि चट्टानों के स्ट्रक्चर के हिसाब से ही हम भारत के भूगर्भ का इतिहास ज्ञात कर पाएंगे। और उस इतिहास को पढ़ने के लिए आप बिल्कुल तैयार रहें। हमारे नेक्स्ट वीडियो तुरंत आएगी, क्योंकि मेरी जो वीडियो आ रही है वो दूसरे या तीसरे दिन में आ रही है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसे और जल्दी लाने की। तो इतना सब कुछ आप याद रखें। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। डायनासोर का जुरासिक काल से लेकर के मानव का होमोसेपियंस अत्यंत नूतन काल, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये चाहे आप एसएससी का एग्जाम दो, चाहे रेलवे का एग्जाम दो, हो सकता है इंडियन आर्मी वाले में भी पूछ दे, उत्तराखंड के, तो किसी भी एग्जाम में आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है। पीसीएस तक के प्री में तक पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। तो आप बिल्कुल बने रहेगा हमारे चैनल पर और अधिक से अधिक जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ते हैं। जय हिंद।